हेलो फ्रेंड, सीए फाइनल एसएफएम ओल्ड कोर्स का मैं एनालिसिस रिव्यू लेके आया हूँ जनवरी 21 अटेम्प्ट का। और ये आप देख सकते हैं सी के कोड है। और चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज्वाइन कीजिए और अपने क्वेश्चंस आंसर पुट ऑन करिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो पेपर एसएफएम ओल्ड कोर्स का मैं आने जा रहा हूँ। मैंने इसके पहले वाले एफआर वाले एनालिसिस रिव्यू में बताया था कि पेपर जो है कैसा आने का चांस है। ओल्ड का भी बताया था, न्यू का भी आया था और 90% चांस उसमें से मेरा करेक्ट बैठा है। तो अगर आपने एफआर का, ओल्ड कोर्स का और न्यू कोर्स का रिव्यू नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एसएफएम के पेपर के बारे में बताया था, दोनों पेपर के बारे में, और 90% उसमें से मेरी जो प्रेडिक्शन थी सही हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि एक यूएस इन्वेस्टर था और सेंसेक्स का 1 ईयर का दिया हुआ था। तो आपका इन्वेस्टमेंट था, स्पॉट रेट उतना था और 1 साल के पहले का ये था। और सेंसेक्स का ये दिया हुआ था, इन्फ्लेशन दिया हुआ था यूएस का और इन्फ्लेशन दिया था इंडिया का। तो हम लोग को यहीं से स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन देता है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि हमको जो है इसको इक्विवेलेंट करना रहता है और उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकालनी रहती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। तो इसमें रिटर्न निकालना है तो यूएस इन्वेस्टर का। तो आप इसको कर लिए होंगे, ईजी होगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है इन्फ्लेशन का पैरिटी लगा के, तो उसमें हमारी वो वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो वो भी आपने ईजी वे में कर लिया होगा। उसके बाद ये थर्ड वाले में बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट इफ़ रेलेवेंट परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड टू। मतलब वो परचेज पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो लगता है, फॉर्मूला लगता है, उसके हिसाब से अगर वो रेट रहता है तो एक्सचेंज रेट उस समय क्या होता है। तो उसमें आपको पैरिटी वाला फॉर्मूला लगाना था जिसमें कि स्पॉट रेट और एफआर वाला रेट लेके निकालना रहता है। उसको भी आपने कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट विल बी द रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर इन सेंसेक्स। अब इंडियन इन्वेस्टर के हिसाब से देखना था कि सेंसेक्स के हिसाब से उसका रिटर्न 1 साल के बाद क्या होगा। तो इसको आपने निकाल लिया होगा ईजी वे में, क्वेश्चन ईजी था। सेकंड क्वेश्चन था वो मनी मार्केट ऑपरेशन का था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा था इसमें। तो अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपने किया होगा, इस तरह का क्वेश्चन स्टडी में पास्ट पेपर में भी है। इसमें डर्टी प्राइस निकालना था और रीपेमेंट एंड मैच्योरिटी निकालनी थी कि मैच्योरिटी के टाइम पे इसकी रीपेमेंट कितनी होगी। सो आपका जो सी क्वेश्चन था वो था ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है एसएफएम के, और इसको आपने किया होगा। ये इजी क्वेश्चन था। इसमें सेकंड में ये किया था कि अगर यील्ड 35 बेसिस पॉइंट पे बढ़ जाता है तो क्या पीरियड का बॉन्ड पीरियड होगा। तो आपको ये पता है कि अगर पीरियड बढ़ता है तो बॉन्ड की, अरे अगर परसेंटेज ऑफ बेसिस का पॉइंट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू और ज़्यादा आपकी बढ़ जाती, कम हो जाती। सो डी क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ था करंट प्राइस ऑफ शेयर्स का निकालना था और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर भी, जिसमें कि आपका दिया होता है डिक्लेयर डिविडेंड दिया होता है। डिविडेंड चैप्टर से क्वेश्चन आया था और पे आउट रेशियो दिया हुआ था, तो उसको वैल्यू निकालनी थी। इसको आपने आसानी से कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो से था। तो 3 शेयर दिए हुए थे, शेयर डीजीएस, डीवी और बीपी। इनके पोर्टफोलियो वेटेज दिए हुए थे, बीटा दिया हुआ था। तो एक पोर्टफोलियो वेटेज वाला बीटा पूछा होगा तो उसको आपने निकाल लिया होगा। कोवेरियंस दिया होगा। तो ये देखिए पोर्टफोलियो बीटा दिया था, इसको आप निकाल होंगे। रेसिडुअल में वेरिएंस ऑफ द ईच शेयर निकाला था। तो वेरिएंस वाला आपको पता ही है कि रेसिडुअल वैल्यू वाला क्या होता है। रेसिडुअल जो होता है अनसिस्टमेटिक होता है। जब टोटल रिस्क निकलता है उसमें से सिस्टमेटिक रिस्क को आप लेस कर देते हैं तो आपका अनसिस्टमेटिक आता है। तो रेसिडुअल को ही अनसिस्टमेटिक भी कहते हैं। पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प्स इंडेक्स मॉडल, तो इसको निकालना था पोर्टफोलियो वेरिएंस शार्प्स इंडेक्स मॉडल। ये आपको टफ पड़ा होगा। पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय मार्कस। और फोर्थ वाला इजी था, लेकिन थर्ड वाले में आपको करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन आपका था कि बी होल्डिंग शेयर्स ऑफ वीसी यूनिटी। ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने लायक, फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट करने लायक नहीं था, इसको स्किप किया जा सकता था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूनिक क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन पूछा था इसमें कि बैंक गारंटी पूछी दिया हुआ था कोलेट्रल पे और लीडिंग चार्जेस दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को
स्टेप बाय स्टेप जिसने थोड़ा बहुत किया होगा तो नंबर इसमें मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन न्यू था, तो इसमें बुलिश और बियरिश सिनेरियो दिया हुआ था। बुलिश सिनेरियो दिया हुआ था कि वैल्यू इसमें बढ़ रही है, इसमें घट रही है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना था मिस्टर ए की स्टॉक लेंडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग दोनों सिनेरियो में, और टोटल अर्निंग ऑफ ए इसकी इतने बोथ द सिनेरियो में। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीने की उसकी टोटल अर्निंग निकालनी थी, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था जो शेयर को शॉर्ट करने पे आता है। तो इसको अटेम्प्ट बाद में करने का सही था, और पेपर को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 घंटे में। अब एसएफएम का पेपर पहले जैसा पेपर नहीं आता है जिसमें पुराने क्वेश्चन ही रहते हैं और क्वेश्चन में ज़्यादा वर्किंग करने वाला पहले रहता था कि उसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन आजकल के जो क्वेश्चन है अगर न्यू भी हैं और छोटे भी हैं तो सॉल्व करने में वो काफ़ी चीज़ें पूछ लेते हैं, और उसमें मार्क्स जो है अलॉट जो करते हैं वो कम रहता है। जैसे कि 5 मार्क्स में आपसे 8 नंबर का 10 क्वेश्चन या 10 नंबर वाला पूछ लेते हैं। तो पेपर के स्ट्रेस में बैठ के नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर सोचना कैसे सॉल्व करना है और कैसे वर्किंग करनी है, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और उस हिसाब से आईसी क्या नंबर देगा, आईसी का क्या सजेस्टेड है, किस तरह से मार्किंग हो रही है, वो टफ होता है। इसीलिए न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए। यहाँ पे आपको थ्योरी जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि वो थ्योरी भी जो आती है वो प्रैक्टिकल बेस आती है, तो इसको करने पे आपको ईजी रहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन ये दिया हुआ था, इनकम और अप्रैल ये दिया था, मई और जून की ये दिया हुआ था। तो ये 3 क्वार्टर की इनकम दिया हुआ था, तो आपको इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी इनकम को पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन जो हुआ है और ये जो इसमें वैल्यू निकालने के लिए बोला है, इसको आपको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें से कितना परसेंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ द जून 60% इस अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी टोटल करने के बाद जो भी इनकम जनरेट हुई उसका 60% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, वही निकालना था। फिर इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल में क्या इशू प्राइस होगा, तो जो भी अप्रिसिएशन होगा वो उसका चार्ज बढ़ जाएगा उसमें। फिर उसके बाद परचेज प्राइस में वो लोड लग जाता है, लोड प्लस हो जाता है, और एग्ज़िट के टाइम पे सोल्ड करने के टाइम पे वो लेस हो जाता है। तो रीपरचेज प्राइस एट द एंड ऑफ मई एनएवी, ये क्वेश्चन करने में पूछा गया था, जिसे आपने इजी वे में कर लिया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल जो चैप्टर है मार्जिन एक्विजिशन का क्वेश्चन था, ये आपको इसमें बी क्वेश्चन में बी लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर एस लिमिटेड, तो इसमें ये सब दिया हुआ है, पैड दिया हुआ है, ईपीएस पी रेशियो दिया हुआ है, मर्जर अनाउंसमेंट के पहले ये दिया हुआ है। तो इसको करने में सबको ईजी लगा होगा, और सबसे पहले तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। और मर्जर और एक्विजिशन काफ़ी ईजी चैप्टर है, थोड़ा बहुत यूनिकनेस है इसमें और कुछ नए क्वेश्चन है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसको करने के अलावा इसमें बाकी सब में सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इसको आपने कर लिया होगा, ईजी था ये वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका था, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ था सीएम में, वो 108 नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, डीजल था, रिमेनिंग था। तो ये आपका कैपिटल बस्टिंग है। और ओल्ड कोर्स में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि कैपिटल बस्टिंग और लीजिंग के क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबे रहते हैं, और जो मार्क्स उसमें अलॉट रहते हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं। तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसमें नेट फिगर निकालना पड़ता है, टैक्स शील्ड निकालनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो काफ़ी वर्किंग रहती है, और थोड़ी भी मिस्टेक होने पे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि मैच नहीं करता है आंसर, तो प्रॉब्लम होती है। वैसे ये क्वेश्चन ईजी था, आराम से किया जा सकता था। इस तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंट वे में बस नाम हम चेंज करके और ईयर चेंज करके पूछा है, इसको आप कर सकते थे आसानी से। अब चलते हैं बी वाले क्वेश्चन में। तो बी वाला क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कि डिविडेंड ये था, रेट ये था, ग्रोथ ये थी, तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द शेयर, ये सबसे ईजी क्वेश्चन था, इसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसको करना ज़रूरी था। और चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। ए लिमिटेड डिसाइड टू एक्वायर मशीन कॉस्टिंग इतना, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इतना, डिप्रिसिएशन चार्ज एसएनवाई। तो यहाँ पे क्या था कि लीजिंग बेस पे और लोन बेसिस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर में लीजिंग का क्वेश्चन पूछता है और कैपिटल वेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है। तो लीजिंग का ये क्वेश्चन था, तो ये बनाने में ईजी होगा, लेकिन सब लोग अटेम्प्ट इसको जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है तो वो सारी गड़बड़ी हो जाती है और नंबर भी मिलता नहीं है। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी क्वेश्चन में चलते हैं। ये था इंटरेस्ट रेट फॉर 3 मंथ इन यूएसए एंड कनाडा, फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, और आरटीपी एमटीपी मेरी ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो इसको आपने ईजी वे में कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन था।
छठवां क्वेश्चन आपका था कि जापान से इंपोर्ट करना था। ये भी क्वेश्चन था, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई थिंक ये भी जो है आपका स्टडी मैट और पीएम में क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है पास्ट पेपर में, तो ये भी आपने इजी वे में कर लिया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वैरायटी है, एक दो क्वेश्चन नए हैं, कुछ नई ट्रीटमेंट है, बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पास्ट पेपर के ही हैं, पीएम के ही हैं, तो मैनेजेबल था पेपर। और ये था क्रेडिट सेल जो फैक्टरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी था और इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। और हम लोग का मेन टारगेट यही रहता है कि जो सिंपल और छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको टारगेट करना, जिसमें से फैक्टरिंग एक चैप्टर है, तो इसको आपने ईजी वे में कर लिया होगा। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे मैंने बोला था कि एक नया क्वेश्चन था वो थोड़ा हार्ड था, जिसमें बुलिश वाला नेचर सिनेरियो निकाला था। पोर्टफोलियो में अगर कोई दिक्कत हुई होगी या कैपिटल बस्टिंग में दिक्कत हुई होगी तो आपको थ्योरी पे टच करना था, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है कि जो आपने पढ़ा रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आपने उसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप बता सकते थे रिवर्स मॉर्गेज के बारे में और यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताना था। तो हम लोग पोर्टफोलियो में यही तो पढ़ते ही हैं, और इसमें हम लोग को फॉर्मूला भी एकदम तैयार रहता है। ब्लैक शोर मॉडल पूछा था तो इसको अटेम्प्ट किया सकता था। बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो 3 घंटे में नया क्वेश्चन देखना, प्लस जो क्वेश्चन आए थे वो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि वो सिंपल टाइप के थे, उसमें भी कैलकुलेशन करनी थी। उसको देख के पेपर एवरेज टू मॉडरेट लेवल का पेपर था एसएफएम ओल्ड कोर्स का। मैंने ये बोला भी था अपने एफआर वाले रिव्यू में कि जो दिसंबर में पेपर आया था उससे थोड़ा सा एबव हो सकता है, और पेपर हो सकता है ओल्ड सिलेबस का उसी तरह का पेपर आए। तो मैंने ये रिव्यू दे दिया है। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन बताइए, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपको कैसा लगा पेपर। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन करिए। वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।